हेलो, आज हम देखने वाले हैं कि डीएनए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर हम स्टडी करने हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या देखा था कि मेंडल्स ने हमें ये बताया था कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स है जो ट्रेड्स को क्या करते हैं, इनहेरिट करते फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। बराबर, उसी को उसने क्या नाम दिया था, फैक्टर्स दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस फैक्टर्स को बाद में हम एज अ जीन फॉर्म करेंगे। तो उसने ये तो बता दिया कि फैक्टर्स है जो ट्रेड्स को इनहेरिट करते हैं। बराबर, लेकिन फिर फर्दर क्या हुआ, रिसर्च होने के बाद हमें क्या पता चला कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल था, जो एक्चुअली में ये क्या कर रहा था, ट्रेड्स को इनहेरिट कर रहा था फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। तो अगर कोई ट्रेड्स पास हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जब तक डीएनए पास नहीं होता, वो क्या नहीं हो सकता, वो उस ट्रेड्स को इनहेरिट भी नहीं कर सकते थे टू द नेक्स्ट जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन या जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रेड कैरी कर रहा था या ट्रांसफर कर रहा था, वो कौन था, वो था आपका डीएनए। तो इस चैप्टर में हम ये स्टडी करने वाले हैं कि जीन को, जो डीएनए एक मॉलिक्यूल्स है, कैसे वो डीएनए एक मॉलिक्यूल्स जीन को कैरी करता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कौन से ऐसे प्रोसेस है उसके पीछे जो डीएनए को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। फिर वो कैसे उस जीन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। और फिर कैसे उस जीन का हम रेगुलेशन करते हैं, यही हम क्या डिटेल में स्टडी करने वाले इस चैप्टर के अंदर। इसलिए इसका नाम दिया गया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या नाम दिया है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, so now let's start with the chapter, that is your DNA। तो अभी जो डीएनए होता है, डीएनए डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है, आपका ये जेनेटिक मटेरियल है। डिस्कवरी के बाद अर्ली एंड चेस, एड्रियन, मैकलॉय, मैकॉर्डी, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और वहां से उन्हें पता चला कि डीएनए है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो कैरेक्टर्स को भी इनहेरिट करता है जनरेशन टू जनरेशन। ओके, ठीक है। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बराबर, और डीएनए ही है जो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए एक्चुअली बनता कैसे, दे आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो यहाँ से हमें पता चला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में। और आरएनए भी जो है, आरएनए दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए आरएनए। तो डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में तो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। आरएनए जो है, आरएनए सिर्फ और सिर्फ वायरसेस में काम करता है। वायरसेस में हैज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। वायरसेस, आरएनए में वायरसेस हैज अ जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। बट इन अदर ऑर्गेनिज्म इन अदर ऑर्गेनिज्म इन अदर ऑर्गेनिज्म वो किसका काम करता है, वो काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, वो इन्वॉल्व होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में वो क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। अभी आरएनए ना एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं। जैसे एक होता है जिसे हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं। एक होता है जिसे हम एडेप्टर बोलते हैं, एडेप्टर का मतलब जो अमीनो एसिड्स को कैरी करता है और अमीनो एसिड्स फॉर्म करता है ट्रांसलेशन में। एक होता है जो स्ट्रक्चरल होता है, स्ट्रक्चरल मतलब राइबोसोम बनाने में भी आपके आरएनए इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरा एक होता है जिसे कैटलिस्ट बोलते हैं, आरएनए एज अ कैटलिस्ट भी काम करता है, मतलब ट्रांसलेशन में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में भी वो इन्वॉल्व। तो आरएनए के ये कुछ फंक्शंस है जो ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं और अल्टीमेटली क्या बनाता है,
प्रोटीन सिंथेसिस में वो इन्वॉल्व। तो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं, लेकिन आरएनए में वो जेनेटिक मटेरियल सिर्फ वायरसेस में होता है, बाकी सब में वो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, वो इन्वॉल्व होता है। ओके, सो यहाँ से हमें पता चला कि डीएनए इज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स का क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल है। और जब तक डीएनए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वो क्या नहीं होता, पास नहीं होता, वो कैरेक्टर्स भी क्या नहीं हो सकते, इनहेरिट नहीं हो सकते टू द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन, इसलिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है। अभी अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें, नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बराबर। ये एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, बराबर। न्यूक्लियोटाइड्स का क्या है, पॉलीमर है। अभी डीएनए का अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करना है, डीएनए का अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करना है, तो डीएनए का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि वो न्यूक्लियोटाइड से बनता है। तो या तो हम टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ये फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम पता लगा सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितना है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितना है, बेस पेयर कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये भी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता चल सकता है कि लेंथ कितना है डीएनए का। जैसा एनसीईआरटी में दिया है, ह्यूमन डीएनए इन केस ऑफ हैप्लॉइड सेल, उसका जो बेस पेयर है वो है 3 × 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। देन बैक्टीरियोफाज का भी वहाँ पे दिया हुआ है, बैक्टीरियोफाज 48,502, ये मैं इसका लैम्बडा की बात कर रहा हूँ, बेस पेयर। एक्सिलेशिया कोलाई का दिया है 4 बेस पेयर समवॉट दिया हुआ है। तो अगर हम बेस पेयर फाइंड आउट करें, बेस पेयर का मतलब क्या है कि कितने वहाँ पे नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, क्योंकि आपको पता है डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कब बनाता है, जब एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बराबर। तो ऐसा क्या बनाता है, वो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स या एक डीएनए फॉर्म करता है। एक बेस पेयर को बनाने के लिए दो न्यूक्लियोटाइड चाहिए, समझ रहे हो। जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ये एक हेलिक स्टैंड है, ये एक हेलिक्स स्टैंड है। तो ये एक बेस पेयर और ये एक बेस पेयर जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो ऐसे ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है डीएनए का, बराबर। तो या तो अगर बेस पेयर अगर आप फाइंड आउट करो कितने बेस पेयर प्रेजेंट है, तो उससे हमें लेंथ फाइंड आउट या लेंथ पता चल सकता है, या कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, कितने न्यूक्लियोटाइड से बना है, वो भी फाइंड आउट करोगे तो उससे भी हमें क्या पता चल सकता है, कितना बड़ा वो डीएनए। अभी अगर डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो डीएनए बना हुआ है, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बराबर। अभी न्यूक्लियोटाइड, तो अभी ये जो है डीएनए डीएनए 3 कंपोनेंट से बनता है। ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये 3 कंपोनेंट से बनता है। जो पहला कंपोनेंट अगर देखो वो है राइबोस पेंटोस शुगर। पहला कंपोनेंट है वो है राइबोस शुगर। राइबोस शुगर क्या है, राइबोस शुगर। राइबोस शुगर दो टाइप के होते हैं, एक होता है पेंटोस शुगर है, सॉरी पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर। राइबोस होता है इन केस ऑफ आरएनए, और डीऑक्सी राइबोस होता है डीऑक्सी राइबोस इन केस ऑफ योर डीएनए, समझ रहा है। दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो होता है आपका नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, गेट इट। नाइट्रोजन बेस भी दो होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरीमिडिन। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरीमिडिन। प्यूरिन होते हैं आपके डबल रिंग कंपाउंड, डबल रिंग
कंपाउंड, और pyrimidine होते हैं सिंगल रिंग कंपाउंड, सिंगल रिंग कंपाउंड। ओके, ठीक है। ये होते हैं तीन, एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन। ये होते हैं, सॉरी 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 सॉरी, दो होते हैं, एडिनाइन एंड गुआनिन, एडिनाइन एंड गुआनिन होता है, एडिनाइन एंड गुआनिन। और ये होते हैं तीन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये होता है दूसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, वो होता है H3PO। तो जब ये तीनों कंपोनेंट जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म करते हैं, लेट्स से, ये होता है आपका पेंटोज शुगर, ये होता है आपका पेंटोज शुगर। अभी पेंटोज शुगर दो टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, राइबोज होता है आरएनए के केस में, और डीऑक्सीराइबोज होता है डीएनए के केस। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्क क्या है बता देता हूँ। सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, तो इसलिए उसको राइबोज बोलते हैं। जब सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तो उसे डीऑक्सीराइबोज। तो ये होता है राइबोज। अभी राइबोज का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ये कुछ राइबोज का स्ट्रक्चर है, ये है आपका राइबोज। ओके, ये है राइबोज, ये है नाइट्रोजन बेस, ये है नाइट्रोजन बेस, और ये है आपका phosphate। ठीक है, अभी यहाँ पे नाइट्रोजन जब जुड़ता है, नाइट्रोजन बेस जब जुड़ता है बाय योर एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जब जुड़ता है तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है, वो स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियोसाइड्स का। कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, न्यूक्लियोसाइड्स। ओके, और जब फिफ्थ कार्बन पे आपका फॉस्फेट बॉन्ड या आपका फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है बाय द फॉस्फो एस्टर लिंकेज, बाय द फॉस्फो एस्टर लिंकेज, ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियो। समझ रहा है, गेट इट? तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोटाइड, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोटाइड का, जिसमें नाइट्रोजन बेस भी होते हैं फर्स्ट कार्बन पे जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं, और फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। ये आप देख सकते हो, गेट इट, समझा? अभी जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है pyrimidine, बराबर? प्यूरिन कौन कौन से थे हमने अभी देखे थे, एडिनाइन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन एंड योर यूरासिल होता है। तो जो साइटोसिन होता है ना, वो बोथ होता है डीएनए और आरएनए, डीएनए एंड आरएनए में दोनों में रहता है प्रेजेंट। थाइमिन होता है डीएनए के अंदर, जहाँ पे वो एडिनाइन के साथ पैर होता है बाय द डबल बॉन्ड, और थाइमिन होता है सिर्फ आरएनए में, जो पैर होता है यूरासिल के साथ, एडिनाइन के साथ वो पैर होता है। तो ये बड़ा डिफरेंस है कि थाइमिन आपको सिर्फ डीएनए में देखने मिलेगा, और यूरासिल सिर्फ आपको किधर देखने मिलेगा, आरएनए में देखने। तो यूरासिल आरएनए में होता है, थाइमिन क्या होता है, डीएनए में। तो ये एक सेकेंड डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए के बीच में, गेटेड? समझ रहे हैं? अभी हम यहाँ पे ना सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स का मतलब क्या है, जब एडिनाइन होता है तो उसको लिखते हैं एडिसोनाइन, एडिसोनाइन, फिर गोनोसाइन, गोनो। आरएनए के केस में अगर मैं बात करूँ, आरएनए और डीएनए के केस में, आरएनए और डीएनए के केस में, तो वो लिखा जाता है
राइबोस एडिसोनाइन, एडिसोनाइन, या फिर लिखते हैं डीऑक्सी राइबोस एडिसोनाइन, डीऑक्सी राइबोस एडिसोनाइन। समझ रहे हो? गेट इट? तो ऐसे ही गोनोसाइन का भी लिखा रहता है। ऐसे अगर देखेंगे तो हम जब पिरिमिडिन की बात होती है तो वहाँ पे INE लगाते हैं, डाइन लगाते हैं, थाइमिडाइन, थाइमिडाइन, और यहीं पे हम लगाते हैं यूनिडाइन। तो ये कुछ सफिक्स होता है जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं जब वो नाइट्रो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं। तो हमारा जो मेन ये था क्या, कि ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड कुछ ऐसा रहता है जिसमें फर्स्ट कार्बन पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स है, नाइट्रोजन बेस ऐड होता है, फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फोएस्टर लिंकेज से फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है और इसी को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। जब ये नहीं होता तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स कैसा बनाते हैं वो देखते हैं। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स या एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स जो बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स जो बनता है वो कब बनता है? सपोज दिस इज योर फर्स्ट राइबोस शुगर, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन बेस, ये है आपका फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये है सेकेंड, ये है सेकेंड नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, और ये है आपका फॉस्फेट। अभी यहाँ पे थर्ड कार्बन पे OH होता है और यहाँ पे थर्ड कार्बन पे OH। तो जो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स बनता है ना वो कैसे बनता है? द न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स फॉर्म बाय द बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन between between 3 prime, between 3 prime of previous previous nucleotide, previous nucleotide और 5 prime of next nucleotide। मतलब अभी ये थर्ड कार्बन दिखता है 1 2 3, इसका ये ऑक्सीजन और इसका ये फॉस्फेट जब ऐड हो गए तो एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स का होगा। समझ रहे हो कैसे? सी लाइक दिस। तो दिस इज योर फॉस्फोएस्टर्स बॉन्ड, और ये जब दोनों को हम कंसीडर करते हैं तो इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर्स बॉन्ड बोल, फॉस्फोडाइएस्टर्स बॉन्ड बोल। समझ रहे हो? तो ऐसे एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, और उसी न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स में हम 5 प्राइम और 3 प्राइम मेंशन करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखो ये फॉस्फेट ग्रुप किसी से अटैच नहीं है, किसी से अटैच नहीं है। तो जब ये फॉस्फेट ग्रुप किसी से अटैच नहीं होता है ना, ये फ्री फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, उस फॉस्फेट ग्रुप, वो फॉस्फेट ग्रुप फिफ्थ कार्बन पर अटैच है, इसलिए उस वहाँ पे हम लिखते हैं 5 प्राइम। तो 5 प्राइम का मतलब होता है कि जिस न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड में जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है उसका फॉस्फेट ग्रुप जब फ्री होगा तो उसे बोलेंगे हम 5 प्राइम एंड। और उसी स्ट्रैंड्स का अगर थर्ड कार्बन पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो किसी फॉस्फेट डायस्टर बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है, वो फ्री है, तो इसको बोलेंगे हम 3 प्राइम। इसलिए हम 5 प्राइम से 3 प्राइम बोलते हैं। 5 प्राइम का मतलब होता है फ्री फॉस्फेट ग्रुप एट वन एंड, और 3 प्राइम का मतलब होता है OH फ्री एट अदर। 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में DNA क्या होता है? सिंथेसाइज होता है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में। गेट इट? समझ रहा है? और उसी कंडी उसी कंडीशंस में ये डायरेक्शन भी फिक्स हो, और इसीलिए DNA जो होता है वो, DNA क्या होता है? वो एंटी पैरेलल होता है। क्यों? क्यों एंटी पैरेलल होता है?
क्योंकि जो 5 प्राइम एंड है ऑफ वन स्ट्रैंड एंड 5 prime of another strands are in opposite direction मतलब अगर ये एक स्ट्रैंड है, ये एक दूसरा स्ट्रैंड है, तो 5 प्राइम अगर यहाँ पे होगा तो 5 प्राइम यहाँ पे होगा, 3 प्राइम यहाँ पे होगा तो 3 प्राइम यहाँ पे, तो 5 प्राइम और 5 प्राइम अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये आपके क्या हो जाते हैं, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स फॉर्म। समझा? So this is all about your lecture. Thank you and all the best.